हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर सॉल्यूशन इस वीडियो में बताऊंगा। सॉल्यूशन विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज का ये हमारा सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइए ताकि किसी प्रकार अपडेट आएगा वहां पे शेयर कर दिया जाएगा। और आप सभी बच्चों के आर्ट साइंस को जिस भी स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं आप लोग, तो आप सभी बच्चों का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को, ताकि आप सभी बच्चों एग्जाम का प्रिपरेशन 100 में 100 हो जाए, 40 में 40 नंबर कंप्लीट आपको हमारे चैनल से कवर हो जाएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल हमारा शुरू करते हैं। देखिए 40 सवाल आएंगे, 40 एमसीक्यू होंगे, हर सवाल एक एक नंबर का रहेगा आप सभी बच्चों के लिए। तो पहला ही सवाल आप सभी बच्चों ने पूछा होगा, केबीसी के अकाउंट में पूछते हैं कि सांख्यिकी के कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यानी स्टैटिक्स का काम नहीं, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण या आंकड़ों का पूर्व निर्माण। आप बताइए यहां पर हम लोग क्या वेदर बता रहे हैं कि भाई इस प्रकार का आंकड़ा आने वाला है? नहीं सर, हम लोग आंकड़े हमारे पे जो भी दिया जाता है उसके एनालिसिस कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उसका हम लोग पुनर्निर्माण या फिर पूर्वानुमान हम लोग नहीं करते। आप फोरकास्टिंग सिर्फ वेदर का होता है कि वेदर आने वाला है, इसका नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है यहां पर आपसे बच्चों के लिए कि श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। यहां पर जो श्याम है वो क्या है भाई? श्याम अपना सामान बेच रहा है तो वो प्रोड्यूसर होगा, जो खरीदने वाला कंज्यूमर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आप सही बच्चों के लिए? यहां पर ए नंबर हो जाएगा, प्रोड्यूसर हो जाएगा। ठीक है, यानी एक उत्पादक हो जाएगा। फिर आंकड़ा या फिर आंकड़ा संग्रहण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो उसे गणकार के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में कहा जाए तो इसे एन्यूमरेटर के नाम से जाना जाएगा। तो पर्सन हु कलेक्ट डाटा इज कॉल्ड एन्यूमरेटर। ठीक है, एन्यूमरेटर कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी। अब बोलेगा भाई आखिरी बार जनगणना कब हुई थी? सर 2011 में हुई, तो उसके बाद जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, अभी तक एक्यूरेट हमारे पास जनगणना का रिपोर्ट नहीं आया। तो अभी वर्तमान में आता है 2011 है, उसके बाद नहीं है। 1951 से हर 10 साल के बाद आपका जनगणना होता है। अगला है हमारे पास पूछा हुआ है कि समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण क्या कहा जाता है? यानी ग्रुप ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? तो याद रख लीजिएगा, ये कहलाता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कालानुक्रमिक वर्गीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 5 का बी इसका राइट आंसर। अगला है हमारे पास किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान। मध्य बिंदु बोला गया, याद रखिए मिड पॉइंट ऑफ एनी क्लास। कैसे क्या निकालते हैं आपको? तो आपको तो फॉर्मूला याद होगा, रेशियो निकालते हैं। बेसिकली हम इसे रेशियो बोलते हैं, एवरेज निकालते हैं किसका? हायर लिमिट और लोअर लिमिट जो हमें पता है उन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए, वही हमारे पास मध्य बिंदु निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 6 का बी नंबर हो जाएगा। अगला बात बोला गया परास। परास यानी रेंज मतलब क्या होता है? तो रेंज मतलब ही देखिए, हमेशा याद रखिएगा, रेंज का यहाँ पर जो तात्पर्य होता है वो अधिकतर यानी बड़ा से छोटा यानी हाईएस्ट टू लोवेस्ट के बीच में होता है, यानी अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर अगला हमारे पास है वृत्त आरेख क्या है? यानी पाई डायग्राम। आपने छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ा होता है, मालूम होना चाहिए कि पाई डायग्राम किस प्रकार का हमारे पास होता है। एक यूनि डायमेंशन होता है, यूनि मतलब सिंगल डायमेंशन पे बनता है। तो एक विमीय आरेख होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनि डायमेंशन डायग्राम हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर बोला आयत चित्र के माध्यम से कौन सा यहां पर हमारे पास ज्ञात किया जाता है? मीन, मीडियन। आयत चित्र बोला गया, आयत चित्र के हिसाब से। तो भैया आप आयत के चित्र से कौन सा निकाल सकते हैं? तो यहां पर हम निकाल सकते हैं वो होगा बहुलक, यानी कि मोड जिसे कहा जाता है। अगला बोला गया वृत्त आरेख की वृत्त को हम लोग क्या करते हैं? कोई वृत्त आरेख हमारे, उसकी वृत्त को 1000 बराबर इक्वल भाग में बांट दिया जाता है। तो प्रत्येक भाग का बताइए कितना अंश होगा हमारे पास? यानी सर्कल इन अ पाई डायग्राम इज डिवाइडेड 100 पार्ट बेस बताना है। तो अगर आपको देखिए फॉर्मूला मालूम है तो ही आप लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पाई डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप लोग कर सकते हैं। अगर बोलिए ना भाई सबके लिए दिक्कत होगा, तो पाई डायग्राम का मैं आपको एग्जाम से पहले सारा का सारा जो कह सकते जो न्यूमेरिकल है वो करवा दूंगा। फिलहाल जान लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, वो 3.6 डिग्री 3.6 डिग्री इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला बोला गया भाई मोड निकालो। देखिए बचपन में आपने मोड पढ़ा होगा, मोड मतलब जो सबसे ज्यादा बार है। आप भैया पढ़ लो इसमें सबसे ज्यादा कौन संख्या है? भाई 26 ही जो दिख रहा है मुझे, एक बार, दो बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है, तो 26 क्या हो गया? इसका मोड हो गया आप सभी बच्चों के लिए। अगला बोला गया चतुर्थांक या फिर चतुर्थक, जिससे क्वार्टाइल कहा जाता है। इज अ मेजर विच डिवाइड डाटा, वो डिवाइड डाटा को डिवाइड करता है कितने भागों में? तो भैया नाम जब इसका रहेगा क्वार्टाइल, तो क्या 2 भाग में? नहीं, क्वार्टाइल मतलब ही 4 होता है ना, तो 4 बराबर भागों में बांटना क्या कहलाता है? क्वार्टाइल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा सही जवाब। फिर निम्नलिखित में से माध्यमा की एक विशेषता नहीं है, यानी कौन सा एक मीडियन का भाग मतलब सही बात नहीं है ये बताना आपको। तो क्या होगा बच्चों?
इट डिवाइड डॉट नहीं, माध्यिका कभी भी देखिए आंकड़े को दो इक्वल भाग में नहीं बांटती है भाई, ये दो इक्वल नहीं होगा, दो भाग में बांट सकती है लेकिन दो बराबर भागों में नहीं बांट सकती, ये बात समझना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में मिली हमारे पास गलत, जो ऑप्शन सही होना चाहिए वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित दिए गए आंकड़ों के परास, यानी आपको रेंज बताना है, तो रेंज मतलब सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, तो 150 हमारे पास सबसे बड़ा है बच्चों, सबसे छोटा क्या है तो 20 है, 150 में से 20 घटा दीजिए तो आपका 130 हो जाएगा, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा 130, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी वितरण की असमानता की माप करता है, फ्रीक्वेंसी कर्व, ओ गिव यानी ओजॉय जिसे कहा जाता है, लॉरेंज कर्व, या फिर देखिए जब भी बोला जाएगा आपको वितरण की असमानता का माप करना है तो याद रख लीजिएगा ये लॉरेंज वर्क ना आता है या फिर लॉरेंज कर्व जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा हमारे पास। स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, देखिए 4, 5, 6, 7, 8 है, आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। देखिए ये कॉमर्स या भी कह सकते हैं साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे पढ़े वो निकाल सकते हैं, लेकिन आर्ट्स के बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, क्यों, आर्ट्स के बच्चों को थोड़ा सा कह सकते हैं मैथ में थोड़ा दिक्कत आता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्लास 10 में उतना हाई लेवल टॉपिक तो नहीं पढ़ा होगा, तो बेसिकली आप लोग क्या करिएगा, मैं आपको एग्जाम से बता दूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला कैसे जाता है। फिलहाल जान लीजिए इसका उत्तर क्या होगा, तो 1.414 होगा, ठीक है। अगला हमारे पास देखिए क्या यहाँ पर बोला गया कि द फॉलोइंग डायग्राम शोज विच टाइप ऑफ कोरिलेशन, देखिए बेसिकली किस कौन से दो वेरिएबल के बीच में यहाँ पर रिलेशन दर्शा रहा है ये बताना है, तो ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा, पॉजिटिवली, परफेक्टली होगा, किस प्रकार का यहाँ संबंध अपना रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पूर्णतः धनात्मक संबंध यानी परफेक्टली पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला है देखिए कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट बताना कोरिलेशन का क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास +1 और -1 के बीच में होता है, इसका वैल्यू याद रखिएगा। प्राइस इंडेक्स क्या मेजर करता है, क्या नापता है, तो बच्चों ये नापता है हमारे पास आधार वर्ष की तुलना में जो वर्तमान वर्ष है उसकी कीमतों में जो औसत का परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन है वो नापता है, तो 19 का क्या हो जाएगा बच्चों, ए नंबर हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला है पासे का जो कह सकते हैं मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मापमान को लिया जाता है, P1, P0, Q1, किस रूप में लिया जाता है, किस रूप में लिखा जाता है, तो Q1 के रूप में हम लोग लिखते हैं। फिर बोला गया भारत में लौह एवं इस्पात उद्योगों का जो विकास हुआ था किस सदी में हुआ था, आप खुद बताइए, तो भैया ये 20वीं सदी में हमारे भारत में हुआ था ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे पास, क्या सही जवाब होगा। फिर अगला हमारे पास भारत में जनांकीय संक्रमण का जो प्रथम सोपान था, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड नॉन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया, कौन सा वर्ष था आपको बताना है, तो ये वर्ष बच्चों वर्ष 1921 के पूर्व जो वर्ष था उसे रखा जाता है इस कैटेगरी के अंदर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर। अगला है प्रथम जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, देखिए भारतीय, पहले बात तो ये कृषि पर निर्भर था, ये कहां से किस देश से उठाया गया था, तो ये उठाया गया था बच्चों यूएसएसआर से, यानी जो वर्तमान का हमारा कह सकते हैं जो रूस देश है उसी देश से लिया गया था, लेकिन फिर रूस का वर्ष इकोनॉमी में क्या विघटन हो गया जिस पर से वो अलग हो गया, तो यूएसएसआर हो जाएगा। और प्रथम हमारे पंचवर्षीय उसमें क्या था, तो कृषि के उत्पादन बढ़ाना था, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया फिलहाल। अगला सवाल यहाँ पर पूछा हुआ है कि प्रशुल्क लगाया जाता है, यानी जो टैरिफ होता है वो किस पे लगाया जाता है ये आपको बताना है, तो ये हम लोग कोई भी वस्तु इंपोर्ट करते हैं यानी जो मंगाते हैं आयातित वस्तु होता है उन पे जो टैक्स लगता है उसे प्रशुल्क कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। फिर अगला सवाल है भारत जैसे देशों में यहाँ बताया गया हमारे पास कि लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं, कूटों का प्रयोग करते हुए सही चालू करें, आप निम्न पूंजी की आवश्यकता है यहाँ पर, या फिर अधिक रोजगारों को यहाँ सृजन करने में उपाय है, या फिर बड़े उद्योगों के साथ यहाँ पर प्रतिस्पर्धा करने में क्या करना है, सक्षम करना है, यानी देखिए कंपटीशन बढ़ाना है तो आपको स्पर्धा करना पड़ेगा, कंपटीशन चलाना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर यही बैठ रहा है हमारे पास सही जवाब 25 का सी। फिर विश्व व्यापार संगठन का कह सकते हैं गठन, तो याद रखिए पेपर हमेशा आता है वर्ष 1995 हो जाएगा इसका डी नंबर। अगला है और पूछा जाएगा, देखिए एक बार सवाल आता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमला कब हुआ था, ठीक है ये भी पूछा जाता है। फिर नई आर्थिक नीति 1991 के तहत क्या था, देखिए हमने एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए थे, लिबरलाइजेशन, क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग, चलिए आप लोग बताइएगा, प्राइवेटाइजेशन दूसरा बता देता हूं, और 3 नंबर चलिए बता देते ग्लोबलाइजेशन, 3 प्रकार हम लोग रिफॉर्म अपनाए थे, और 3 प्रकार रिफॉर्म में देखिए हमारे पास लिबरलाइजेशन यही एलपीजी देखिए दिया हुआ भी, क्या बताऊं आप लोग खुद देख सकते हैं। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या क्या है हमारे पास ये बतानी है, ठीक है, तो इसका सही जवाब बच्चों हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारे पास। फिर भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष ये लागू किया था, तो ये अप्लाई किया गया था बच्चों वर्ष 2009 से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना गया किसे, आयरलैंड को, नॉर्वे को, न्यूजीलैंड, या फिर किसको माना गया बच्चों, ये माना गया आयरलैंड को, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला है मानव पूंजी के, देखिए यहां पर आपके पास क्या है कथन है और कारण बताना, भाई सही कौन सा है, देखिए मानव पूंजी जो अदृश्य होती है यानी ह्यूमन कैपिटल अदृश्य है,
और वो धारक के मस्तिष्क में क्या है, रची बसी होती है। तो इसमें से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए दोनों ही यहाँ पर हमारे मानव पानी, क्या आप लोग जो हम लोग ह्यूमन कैपिटल क्या वो देख सकते हैं, नहीं देख सकते। वो धारक के मस्तिष्क में जो बची एक कैसे रची संरचना तो उस प्रकार होती है, क्या ना देख सकते। दोनों ही कथन सही है और ए जो हमारे पास या फिर जो रीजन हमारे पास वो ए का सही व्याख्या है, यानी ये दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, किससे संबंध था ऑपरेशन फ्लड, तो ये दूध के उत्पादन से था, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी मतलब हमारे पास कृषि के जैव खाद में प्रयोग से जो टेक्नोलॉजी बनती है उसे इको फ्रेंडली कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल यहाँ पूछा हुआ है कि भारत में अधिकांश श्रमिकों में रोजगार का जो स्रोत है वो क्या है, तो भैया रोजगार स्रोत वो प्राथमिक सॉरी जो प्राइमरी सेक्टर है उस पर डिपेंडेंट है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारे पास। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है जो कंस्ट्रक्शन यानी जो निर्माण मजदूर होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें कहा जाता है दिहाड़ी मजदूर या फिर इंग्लिश में कहा जाता है डेली वेज वर्कर्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन का एक सुधारण बताइए। मैंने आपको इंग्लिश कोड के बताया था, नवीकरण मतलब जिसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, क्या होगा हमारे पास, पेड़ पौधा कट जाएगा क्या फिर मछलियों का, मछली भी अब सबको नवीकरण हमारे पास है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो बच्चों चिपको आंदोलन का पेड़ पौधा को बचाने का उद्देश्य था, टू कंजर्व फॉरेस्ट इन द हिमालय रीजन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है विश्व उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का बढ़ना यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब के सब ग्रीन हाउस, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड माना जाता है। फिर चीन में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए जो कम्यून का संबंध वो किससे था ये बताना है, तो सामूहिक खेती यानी कलेक्टिव फार्मिंग बढ़ावा देना था। फिर अगला हमारे पास ह्यूमन कह सकते हैं जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यानी ऑन द बेसिस और मानव विकास सूचकांक के आधार पर निम्नलिखित तो कौन सा देश सबसे प्रथम स्थान पे है, तो वो है बच्चों चीन माना जाता है ऐसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। और इस प्रकार हमारा मॉडल सेट कंप्लीट होता है, ये मैं आपको सॉल्व करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और शेयर करिए दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।